तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई हो बच्चे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। एनसीईआरटी ऑडियो बुक पार्ट 2, कार ऊर्जा एवं शक्ति का। तो कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा था। कहाँ तक? हाँ, इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। अब चलते हैं आगे। किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 5.9। किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। कोई स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल का उदाहरण है जो संरक्षी होता है। चित्र 5.7 स्प्रिंग से संलग्न किसी गुटके को दर्शाता है जो किसी चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर विराम अवस्था में है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा किसी दृढ़ दीवार से जुड़ा है। स्प्रिंग हल्का है और द्रव्यमान रहित माना जा सकता है। किसी आदर्श स्प्रिंग में स्प्रिंग बल एफ गुटके का जो गुटका है अपनी साम्यावस्थिति एफ गुटके अपनी साम्यावस्थिति से विस्थापन एक्स के समानुपाती होता है। गुटके की साम्यावस्था से विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। स्प्रिंग के लिए बल का नियम हुक का नियम कहलाता है और गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखते हैं कहां पर है। अरे कहां चला गया? यही है। यही है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इन्होंने पहले बनाया क्षेत्र 5.7 किसी स्प्रिंग मुक्त सिरे से जुड़े हुए गुटके पर स्प्रिंग बल का निर्देशन। पहला, जब माध्य स्थिति में विस्थापन एक्स शून्य तो स्प्रिंग बल एफ एस भी शून्य है। खींचे हुए स्प्रिंग के लिए एक्स लेस देन जीरो और एफ एस ग्रेटर देन जीरो। संपीड़ित स्प्रिंग के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एफ जो एस लेस देन जीरो। एफ एस तो एक्स के बीच खींचा गया आलेख छायांकित त्रिभुज के क्षेत्रफल स्प्रिंग बल द्वारा किए गए कार्य को निरूपित करता है। एफ एस और एक्स के विपरीत चिन्ह को कारण किया गया कार्य ऋणात्मक है। डब्ल्यू एस इक्वल टू माइनस के एक्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू। एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ नियतांक के एक स्प्रिंग नियतांक जिसका मात्रक न्यूटन मीटर इनवर्स है। यदि के का मान बहुत अधिक है तो स्प्रिंग को दृढ़ कहा जा सकता है। यदि के का मान कम है तो उसे नर्म या मृदु कहा जाता है। मान लीजिए कि हम गुटके को बाहर की तरफ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धीमी अचर चाल से खींचते हैं। यदि स्प्रिंग का खिंचाव एक्स एम है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू है। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स एम एफ एस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे ना। इंटीग्रेशन जीरो से के एक्स एम के एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू। इस व्यंजक को हम चित्र 5.7 डी में दिखाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वाय खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यदि स्प्रिंग का विस्थापन एक्स सी ग्रेटर देन जीरो, नहीं लेस देन जीरो है, सॉरी ग्रेटर देन कह रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो से पीड़ित किया जाता तो उपरोक्त व्यंजक सत्य है। यानी जो स्प्रिंग का जो विस्थापन है जीरो से क्या है, कम है, तब उपरोक्त व्यंजक सत्य है। स्प्रिंग बल डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू कार्य करता है, जबकि वाय बल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू कार्य करता है। यदि गुटके को इसके आरंभिक विस्थापन एक्स आई के अंतिम विस्थापन एक्स एफ तक विस्थापित किया है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस एक्स इनिशियल से एक्स एफ फाइनल के एक्स डी एक्स इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अतः स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरों के बिंदुओं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से जब गुटकी की स्थिति एक्स आई से खींचा गया और वापस एक्स आई इसी तक आने दिया गया हो। यानी एक्स आई मतलब स्प्रिंग को इधर से खींचा, वापस छोड़ दिया, उसी स्थिति के आने बाद जो किया गया कार्य डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस एक्स आई से एक्स एफ के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अतः स्प्रिंग बल द्वारा किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। चक्रीय प्रक्रम हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि स्प्रिंग बल केवल स्थिति पर निर्भर करता है, जैसा कि हुक द्वारा पहले कहा गया। एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ बल कार्य करता है जो किसी पिंड की आरंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण समीकरण। अतः स्प्रिंग एक
स्प्रिंग जो बल है वो एक संरक्षी बल है। जब गुट का साम्यावस्था में है, अर्थात माध्य स्थिति में उसका विस्थापन शून्य है, तब स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा Vx को हम शून्य मानते हैं। किसी खिंचाव या संपीड़न के लिए x के लिए उपरोक्त विश्लेषण सुझाता है Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे सुविधा पूर्वक सत्यापित किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है कि माइनस डी वी इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, जो एक स्प्रिंग बल है। जब m द्रव्यमान के गुटके को चित्र 5.7 के अनुसार xm तक खींचा जाता है, फिर विरामावस्था में छोड़ा जाता है, तब उसकी समूची यांत्रिक ऊर्जा स्वेच्छा से चुनी गई किसी भी स्थिति x पर निम्नलिखित रूप में दी जाएगी, जहां x का मान माइनस एक्सएम से प्लस एक्सएम के बीच है। हाफ के एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, जहां हमने यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग किया है। इसके अनुसार गुटके की चाल Vm और गतिज ऊर्जा साम्यावस्था x इक्वल टू 0 पर अधिकतम होगी, अर्थात हाफ एम बी हाफ Vm स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू Vm इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाई एम एक्स एम। ध्यान दीजिए k डिवाइड बाई एम की विमा t-2 है और ये समीकरण विमीय रूप से सही है। यहाँ निकाय की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथापि कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। चित्र 5.8 में इसका ग्राफिक निरूपण किया गया। इन्होंने बताया जो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, जो उसकी कुल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो तो उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, यही कहना चाह रहे। और इसमें है ऊर्जा माइनस एक्सएम से प्लस एक्सएम, आरेख खींचा E इक्वल टू की प्लस वी। ई क्या है देखो, मैकेनिकल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी। एक्सएम इधर से हमने कार किया, ये एक्स माइनस एक्सएम से प्लस एक्सएम, ठीक है, मैक्सिमम कार गया। उसके बाद फिर हमने जो कार था वो उस साइड से किया है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है इसमें, जो एक ग्राफ नीला से दिख रहा है, जो दूसरा है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो वी है। शुरू में स्थिति ऊर्जा फिर बीच में आके शून्य, फिर यहाँ तक आके, तो यानी जो कुल इसकी मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, ये प्रक्रम हुआ। जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुई वो कांस्टेंट हो गई, संरक्षित हो, कंजर्वेटिव हो गई। ऐसे जो निकाय होते हैं उसको आइसोलेट कहते हैं, जहाँ की एक भी ऊर्जा 100% एफिशिएंसी आए इसकी, ये है, पर आ नहीं सकती क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन होती है। तो अब देखते हैं क्या पढ़ना है आगे इसमें। कहाँ गया वो, कहाँ है? तो इन्होंने उदाहरण दे रखे। अबे शक्ति बहुधा केवल ये जानना ही पर्याप्त नहीं कि किसी पिंड पर कितना कार्य किया गया, आप तो ये जानना भी आ सके कि कार्य किस दर से किया गया। हम कहते हैं किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ है यदि वो केवल किसी भवन के 4 तल तक नहीं चढ़ ही नहीं जाता, तो अपितु वह इन पर तेजी से चढ़ जाता है। अतः शक्ति को उस समय दर से परिभाषित करते हैं जिसे कार्य किया गया, यानी कार्य किया गया या ऊर्जा स्थानांतरित हुई। किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W और उसमें लगे समय T के अनुपात को परिभाषित करती है। अतः P एवरेज, P मतलब पावर, एवरेज इज इक्वल टू W/T। तात्क्षणिक शक्ति को औसत शक्ति के सीमांत मान के रूप में परिभाषित करते हैं जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है, अर्थात P इज इक्वल टू dW डिवाइड बाई dt। यहाँ विस्थापन dr में बल F द्वारा किया गया कार्य dW इज इक्वल टू F.dr होता है। अतः तात्क्षणिक शक्ति को निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, P इज इक्वल टू F.dr डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू F वेक्टर F डॉट वेक्टर F डॉट वेक्टर V, जहां वेक्टर V तात्क्षणिक वेग जबकि बल F है, वेक्टर F। कार्य ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वाट और विभव mL2T-3 है। W का मान 1 जूल सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के प्रवर्तकों में एक प्रवर्तक जेम्स वाट ने इसके नाम पर शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। शक्ति का बहुत पुराना मात्रक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर इसको तो 746 वोल्ट।
746 वाट कहेंगे इसको। यह मात्रक आज भी कार, मोटर बाइक इत्यादि की निर्गत क्षमता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम विद्युत उपकरण जैसे विद्युत बल्ब, हीटर और प्रशीतक प्रशीतक अर्थात फ्रीजर आदि खरीदते तो हमें मात्रक वाट से व्यवहार करना होता है। एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, अर्थात 100 वाट इंटू 10 घंटा इक्वल टू 1000 वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 10 पे घात 3 वाट इंटू 3600 सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए मूल्य मात्रक किलोवाट आवर्स में चुकाया जाता है, यदि साधारणतः यूनिट के नाम पुकारते हैं। ध्यान दें, किलोवाट आवर्स ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का मात्रक नहीं है, यह ऊर्जा का मात्रक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो कहाँ है संगत कॉलिजन? कॉलिजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी में हम गति स्थान में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ हमें ऐसी भौतिक राशि की खोज करते हैं जो किसी भौतिक प्रक्रम में परिवर्तित नहीं होती, अनचेंजेबल। ऊर्जा संरक्षण एवं संवेक्षण के नियम इसके अच्छे उदाहरण है। इस अनुभाग में हम नियमों को बहुधा सामने आने वाली परिघटनाओं, जिन्हें संघट्ट कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं, प्रयोग करेंगे। विभिन्न खेलों जैसे बिलियर्ड, मार्बल या कैरम आदि में एक संघट्ट का एक अनिवार्य घटक है। यदि हम किन्हीं दो द्रव्यमानों को आदर्श रूप में प्रस्तुत संघट्ट का अध्ययन करें, मान लीजिए कि दो द्रव्यमान m1 और m2, जिसमें कण की m1 चाल v1 v क्या लिख रखा है इन्होंने में, v li से गतिमान है, जहां अधोलिखित i आरंभिक चाल को निरूपित करता है। दूसरा द्रव्यमान m2 स्थिर है। इस निर्देश फ्रेम का चयन करने में व्यापकता में कोई कमी नहीं आती। इस फ्रेम में द्रव्यमान m1 दूसरे द्रव्यमान m2 जो विराम अवस्था में उसे संघट्ट करता है, चित्र में चित्रित किया गया। संघट्ट के पश्चात द्रव्यमान m1 एवं m2 विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यमान उनके वेगों और कोणों में निश्चित संबद्ध है। अब देखो इन्होंने किया है, कोई द्रव्यमान जो पिंड है, उसका द्रव्यमान m1 v1 i से गति कर रहा है। i मतलब इनिशियल, मतलब पहले गति करता है, m2 पर जाकर टक्कर करता है, तो वो जो m1 है वो दूसरी दिशा में और m2 वो दूसरी दिशा में। m1 जो कोई पिंड है जो m1 वो v1 f से दूसरी दिशा में चला जाता है और m2 वो अपनी दूसरी दिशा में है। जो इससे x एक्सिस से बना हुआ कोण वो θ1 है, और x एक्सिस से जो बना हुआ कोण है m1 पर θ1, x एक्सिस से बना हुआ m2 पर θ2। ठीक है, अब है प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ में इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कॉलिजन। सभी संघट्टों की निकाय की कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, अर्थात निकाय का आरंभिक संवेग उसके अंतिम संवेग के बराबर होता है। इस निम्न प्रकार से सिद्ध किया जाता है कि जब दो पिंड संघट्ट करते हैं कॉलिजन, संघट्ट के समय डेल्टा टी में कार्यरत परस्पर आवेगी बल उनके परस्पर संवेगों में परिवर्तन लाने के कारण होते हैं, अर्थात डेल्टा P1 इक्वल टू F12 डेल्टा टी, डेल्टा P2 इक्वल टू F21 डेल्टा टी, जहां F12 दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर आरोपित बल है, इसी तरह F21 पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल है। न्यूटन को गति के तृतीय नियमानुसार F12 इक्वल टू F माइनस F21 होता है। यह दर्शाता है कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। यदि बल संघट्ट समय डेल्टा टी के दौरान जटिल रूप से परिवर्तित हो रहे हों तो भी उपरोक्त प्रमाण सत्य है, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम प्रत्येक क्षण पर सत्य है। अतः पहले पिंड पर आरोपित कुल आवेग दूसरे पिंड पर आरोपित आवेग के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होगा। तो नेट आवेग कितना हो जाएगा? नेट आवेग इसका 0 हो जाएगा। दूसरे की ओर निकाय कुल गतिज ऊर्जा आवश्यक रूप से संरक्षित नहीं रहती। संघट्ट के दौरान टक्कर और विकृति ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न करती है। आरंभिक गतिज ऊर्जा का कुछ अंश ऊर्जा के दूसरे कणों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यदि उपरोक्त दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाले स्प्रिंग बिना किसी ऊर्जा क्षति कि अपने मूल आकृति प्राप्त कर लेते तो पिंडों की आरंभिक गतिज ऊर्जा उनकी अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, परंतु संघट्ट काल डेल्टा टी के दौरान अचर नहीं रहती। इस प्रकार के संघट्ट को प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। दूसरी ओर यदि विकृति दूर नहीं होती और दोनों पिंड संघट्ट के बसत आपस में सटे रहकर गति करें
इस प्रकार के संकट को पूर्णतः अप्रत्याशनीय, टोटली क्या कहते हैं, नॉन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती स्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है जब विकृति आंशिक रूप से कम हो जाती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आंशिक रूप से क्षति हो जाती है, इसे समुचित रूप से अप्रत्याश संघट्ट कहते हैं। अब इसमें भी है एक विमी संघट्ट, यूनिडायमेंशनल कोलिजन। सर्वप्रथम किसी पूर्णतः अप्रत्याश संघट्ट की स्थिति का अध्ययन करेंगे। θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0, m1 v1i इक्वल टू m1 प्लस m2 डॉट vf, संवेग संरक्षण नियम से। vf इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 v1i। संघट्ट में गतिज ऊर्जा की स्थिति डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 v1i स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v डॉट vf स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1i का स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट v1i का स्क्वायर। समीकरण इक्वल टू हाफ m1 vi1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइड बाई हाफ m1 हाफ डॉट m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट v1i स्क्वायर, जो कि अपेक्षानुसार एक धनात्मक राशि है। आइए जब अप्रत्याश संकट की स्थिति का अध्ययन करने उपरोक्त नियमावली का प्रयोग के साथ θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 लेने पर एक ही समय गतिज ऊर्जा संरक्षण की समीकरण निम्न है। m1 v1i इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f, m1 v1i स्क्वायर इक्वल टू m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। समीकरण 5.23 और समीकरण 5.24 से प्राप्त करते हैं। m1 v1i डॉट v2f माइनस v1i इक्वल टू m1 v1f v2f माइनस v1f हो जाएगा v2f इक्वल टू v1i माइनस v1f इज इक्वल टू v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर इज इक्वल टू v1i माइनस v1f डॉट v1i प्लस v1f। अतः v2f इज इक्वल टू v1i प्लस v1f। इसे समीकरण 5.23 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। रिप्लेसमेंट करते हैं इसको हम। v1f इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट v1i। अतः v2f इज इक्वल टू 2m1 v1i डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार अज्ञात राशियां v1m v2f ज्ञात राशियां m1 m2 v1i के पदों में प्राप्त हो गए। आइए जब उपरोक्त विश्लेषण से विशेष दिशाओं में रुचिकर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। यदि दोनों द्रव्यमान समान है अर्थात m1 और m2 समान है, m प्लस m 2m, तो 2m से 2m खत्म हो जाएगा, 2 से 2 तो m1 v1i डिवाइड बाई m। अर्थात प्रथम द्रव्यमान विरामावस्था में आ जाता है तो और संघट्ट के पश्चात दूसरा द्रव्यमान प्रथम द्रव्यमान का आरंभिक वेग प्राप्त कर लेता है। इसका जो निष्कर्षण निकला वो है। और दूसरी केस स्टडी है इसकी, यदि एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, m2 मच मच ग्रेटर देन m1, तब भी हम m1 को छोड़ देंगे। फिर तब v1f सर्वांग मतलब कैसे, ठीक है बराबर है माइनस v1i, v2f लगभग सर्वांग मतलब अप्रोक्सीमेट 0, भारी द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि हल्के द्रव्यमान का वेग उत्क्रमित हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। भारी द्रव्यमान ने एक चक्कर मारा और उसका जो हल्का द्रव्यमान है उत्क्रमित मतलब बहुत अधिक गति करने लगा। जो पानी खोलता है ना उसमें भी यही होता है, जो अणु होते हैं ऐसे आपस में गति संघट्ट करते हैं कोलिजन, इसलिए पानी जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, जो आपस में संघट्ट कर रहे हैं, जो ऊर्जा है किसमें रूप में होगी, हीट रूप में आ जाती है। ठीक है।
अब चलते हैं, क्या चीज है, अब इन्होंने उदाहरण दे रखा है। अब है द्विविमी घट, द्विविमी संघट, मतलब टू डायमेंशनल कॉलिजन। चित्र 5.10 स्थिर द्रव्यमान m2 से गतिमान द्रव्यमान m1 का संघट्ट का चित्रण करता है। इस प्रकार संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि संवेग सदिश राशि है, अतः यह तीन दशाओं x y z के लिए तीन समीकरण प्रदर्शित करता है। संघट्ट के पश्चात m1 तथा m2 अंतिम वेग की दिशाओं के आधार पर समतल का निर्धारण कीजिए और मान लीजिए कि यह XY समतल है। रेखीय संवेग के z घटक का संरक्षण यह दर्शाता है कि संपूर्ण संघट्ट XY समतल में है। x घटक और y घटक के समीकरण निम्न है। अब देखते हैं इसमें, m1v1i इजल टू m1v1f cos थीटा 1 प्लस m2v2f cos थीटा 2 0 इजल टू m1v1f sin थीटा 1 माइनस m2v2f sin थीटा 2। अधिकतर स्थितियों में यह माना जाता है कि m1 m2 v1i ज्ञात है, अतः संघट्ट के पश्चात हमें चार अज्ञात राशियां v1f v2f थीटा 1 और थीटा 2 प्राप्त होती हैं, जबकि हमारे पास मात्र दो समीकरण है। यदि थीटा 1 इजल टू थीटा 2 इजल टू 0, हम पुनः एक विमीय संघट्ट के समीकरण 5.24 से प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि संघट्ट प्रत्यास्थ है, इफ कॉलिजन, या क्या कहते हैं इसको, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक है, तो हाफ m1 v1 i स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। अब हम ये समीकरण 5.28 और 5.29 के अलावा एक और समीकरण देता है, लेकिन अभी हमारे पास सभी अज्ञात राशियां का पता लगाने के लिए एक समीकरण का कम है, अतः प्रश्न को हल करने के लिए चार अज्ञात राशियों में से कम एक और राशि मान ली जाए, थीटा 1 ज्ञात होनी चाहिए। उदाहरणार्थ कोण थीटा 1 का निर्धारण संसूचक को कोणीय रीति के x अक्ष से y अक्ष तक घुमा कर किया जा सकता है। राशियां m1 m2 v1i थीटा 1 से ज्ञात करने से हम समीकरण 5.28 से 5.30 का उपयोग करके v1f v2f थीटा 2 का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब इन्होंने उदाहरण दे रखा है, हो गया, तो अब हो गया ये सेशन एंड, चैप्टर भी एंड हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑडियो बुक में, तब तक पढ़ते रहिए।